विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? मज़े में? बहुत अच्छा। पहले अंक में कुछ विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त की थी और मैंने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया था, आपने ज़रूर किया होगा। और अब तो आप इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख भी गए होंगे, है ना? हाँ, तो आइए अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके अलावा कौन से विराम चिन्ह होते हैं और उनका प्रयोग कब और किस प्रकार से होता है आज जानेंगे। तो तैयार है ना? हाँ, अपनी किताब खोलिए और मेरे साथ साथ इन विराम चिन्हों के बारे में जानिए। तो चलिए विराम चिन्ह का अगला जो प्रकार है वह देखते हैं। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र देखा था और वहां लक्ष्मी के पिताजी ने भी उसे प्रश्न किया था, शिक्षिका बहन ने भी उसे प्रश्न किया था। जब हम प्रश्न पूछते हैं, आप किसी को पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं या आप क्या काम करते हैं, तो ऐसे हर एक वाक्य में हम किसी से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए जब हम किसी भी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रश्न का भाव रहता है और उसके पीछे जो चिन्ह लगता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। आइए इसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या तुम विद्यालय गए थे? अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जैसे लक्ष्मी की बात यहाँ पर हमने सुनी, वैसे ही जब हम किसी को पूछते हैं, आप भी अपने साथियों से, अपने मित्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछते होंगे कि आप जब स्कूल नहीं जाते हैं और जो गृह कार्य दिया जाता है तो आप अपने मित्रों से ये जानकारी प्राप्त करते हैं, तब आप इसी प्रकार से उनको प्रश्न पूछते होंगे। आइए दूसरा विधान देखते हैं, तुम क्या करते हो? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किसी से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार से उसे प्रश्न पूछते हैं और उसका जो भाव है वह भी हमें इसी प्रकार से उसका उच्चारण करना चाहिए, जिससे सामने वाला ये समझ सके कि हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। आइए इसी प्रकार से आश्चर्य सूचक, अब आपको लगेगा कि भाई ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है। आश्चर्य सूचक और इसको उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। जब हमें आश्चर्य होता है, यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है कि जिसमें हमें आश्चर्य होता है और जब हम बोलते हैं तब सहजता से जो उद्गार निकलते हैं, जैसे कि हम कहीं घूमने गए हैं, बारिश का मौसम है और कहीं पर मोर अपनी कला दिखा रहा है, तो हम तुरंत बोल जाते हैं वाह मोर नाच रहा है, या वाह कौन सा दृश्य है, या ऐसे ही कि अरे ये क्या हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं जिसमें कई प्रकार के भाव जुड़े हुए हैं, तब जो चिन्ह लगता है उसे आश्चर्य सूचक चिन्ह कहा जाता है। आइए इसके भी उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। वाह आपने तो कमाल कर दिया, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है और उससे बात करते हैं तो कहते हैं कि वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया। या जब आप खाने बैठते हैं और खाने में आपकी मन भावन कोई चीज़ आपको मिलती है, तब भी आप कहते हैं वाह आज खाने में मज़ा आ गया। तो ये बात भी आपका आनंद का भाव प्रदर्शित करता है। वैसे ही दूसरा वाक्य है, अरे क्या हो गया। जो घटना घटित होती है और जो हमें द्रवित करती है और हम सहज ही बोल जाते हैं कि अरे क्या हुआ, तो इसमें भी ये जो चिन्ह लगता है वह उद्गार का है। कब कब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, आइए ये भी समझते हैं। देखिए आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख, इस प्रकार के सारे भावों को जब हम प्रदर्शित करते हैं तब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ जो चिन्ह लगता है उसे हम उद्गार चिन्ह कहते हैं। इसके अलावा भी आपने जो उदाहरण देखे, इसके अलावा भी अरे, बाप रे, आहा, इस प्रकार के शब्दों का भी हम प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और विराम चिन्ह का अगला जो प्रकार है यह है योजक चिन्ह।
योजक का अर्थ होता है जोड़ना। देखते हैं, योजक चिन्ह। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम साथ साथ बोलते हैं, जैसे कि लाभ हानि, सुख दुख। तो इनके बीच ये छोटी सी रेखा, यानी कि जिसको हम कहते हैं योजक चिन्ह, ये लगाते हैं और इससे ये शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें प्रतीत होता है। तो आइए इसके भी उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। दूसरा वाक्य है, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे अन्य शब्द प्रयोग, ऐसे ही जो शब्द एक के साथ एक जुड़कर हम बोलते हैं, तो इनके बीच इस प्रकार का योजक चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। आइए इससे आगे जानते हैं। मित्रों, इसी प्रकार के सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो वाक्य में प्रयोग हुए हैं, इसके अलावा भी नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पाप पुण्य, देश विदेश, है ना। तो इस प्रकार के सामासिक शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। इससे आगे अवतरण चिन्ह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके तो दो प्रकार हैं, एक है इकहरा और दूसरा है दुहरा। अब आपको लगेगा कि भाई अवतरण चिन्ह मतलब क्या, और इसके भी दो प्रकार। तो आइए इसको भी समझते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह, देखिए, जब हम लिखते हैं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी किताब का नाम, किसी फिल्म का नाम, तो उसको इस प्रकार के अवतरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। और ये अवतरण कितने हैं? एक ही है, इसलिए इसे कहा जाता है इकहरा अवतरण चिन्ह। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। आपको एक कहानी पढ़नी है और उसका नाम है समझदार नन्ही, और इस कहानी के नाम को प्रदर्शित करने के लिए इकहरे अवतरण का यहां पर प्रयोग हुआ है। देखो, ये एक विशेष कहानी का नाम है, तो उसके लिए हमें, जब हम उसकी बात करते हैं, तो इस प्रकार के विराम चिन्हों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा वाक्य देखते हैं। हिंदी के एक महान कवि है और उनका उपनाम है निराला। उनका मूल नाम तो है सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन निराला जो शब्द है उनका उपनाम है, तखल्लुस है। तो उसको भी प्रदर्शित करने के लिए हमें इस प्रकार के, यानी कि इकहरे विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। क्या लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो यहाँ पर जो विशेष नाम है, किसी का तखल्लुस है, देखते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए भी उपनाम, रचना या किसी पुस्तक का शीर्षक है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए भी हमें इकहरे विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। अब आपको लगेगा कि इकहरे का तो इस प्रकार से हमने प्रयोग किया, लेकिन दोहरे विराम चिन्ह का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो आइए वह भी देखते हैं। दोहरा मतलब, तो यहाँ पर अब इस प्रकार से दो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और इसके बीच देखो, इसके बीच क्या आता था? तो शीर्षक, किसी का उपनाम या कहानी का नाम, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर इन दो चिन्हों के बीच किसी के द्वारा कही गई बात, मानो कि हमने कहा, या मैं यहाँ पर कहता हूँ कि गांधी जी ने ऐसा कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये मैंने नहीं कहा, मैं किन की बात कर रहा हूँ? गांधी जी की। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों जब हम कहना चाहते हैं, तो हमें उनके द्वारा कही गई बात को इस प्रकार से दोहरे अवतरण चिन्ह में रखनी पड़ती है, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि ये बात किसने कही थी, तो फला फला व्यक्ति ने कही थी। आइए इसके भी उदाहरण यहां पर देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया जो वाक्य है, उसको उसी रूप में किसी भी प्रकार के बदलाव के बिना हम रखते हैं, तो उसको हमें इस प्रकार के दोहरे अवतरण चिन्ह में प्रदर्शित करना पड़ता है। हमारे शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या कोई भी
जब व्यक्ति बात करता है तो द्वारा जो विधान कहे जाते हैं उनको हमें इस प्रकार से, क्यों? क्योंकि ये बात किसने कही है? उन्होंने कही है, और उसी बात को हम आज दोहरा रहे हैं, यानी कि ज्यों की त्यों यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि किसी के द्वारा कही गई बात को उद्धृत करने के लिए, यानी कि जैसी ही वैसी ही यहां दिखाने के लिए हमें दोहरे अवतरण का प्रयोग करना पड़ता है। अगला जो विराम चिन्ह है उसका नाम है कोष्ठक। इससे तो आप अवगत होगे ही होंगे, आप प्रयोग करते हैं ना। हाँ, कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब है कि किसी शब्द को या नए शब्द की समझ के लिए जो कहना चाहते हैं या उसका समानार्थी जो शब्द है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम पास में रखते हैं। जैसे कि आपने पहली इकाई में देखा था कि वहां पर शिकारी की बात थी, दयालु की बात थी, तो उसके जो समानार्थी थे उसको प्रदर्शित करने के लिए इसी प्रकार से कोष्ठक का भी प्रयोग हुआ है। आइए इसके भी कुछ उदाहरण यहां पर देखते हैं। अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। अब मैं जब कहता हूं अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है, और मैं चाहता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो सामने वाला सरलता से समझ सके, इसीलिए उसका जो पर्याय है वह भी मैंने पास में ही कोष्ठक में दर्शाया है। अब मैं इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकता हूं, पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है, यानी कि उसके अर्थ की समझ के लिए उसका समान अर्थ वाला शब्द जब हम पास में यानी कि कोष्ठक में दर्शाते हैं या दर्शाना चाहते हैं तब इस प्रकार के कोष्ठक का हमें प्रयोग करना पड़ता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपको आपकी किताब में भी ये सूचना देखने को मिलेगी, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब विरुद्धार्थी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है विलोम, तो उसको हमने कहां पर रखा है? यहां पर कोष्ठक में, यानी कि विलोम शब्द लिखिए। यह कहना चाहते हैं तब भी हम कह सकते हैं, लेकिन यह सूचना सामने वाला अच्छी तरह से समझ सके इसलिए उसके पर्यायवाची को हमने कोष्ठक में यहां पर दर्शाया है। आगे देखते हैं कि भी किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि कई सारे ऐसे चिन्ह हैं कि जिनका प्रयोग करने से भाषा की अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, या हम जो बात कहना चाहते हैं वह सामने वाला सरलता से समझ सकता है, और इन सारे संकेतों का उपयोग करने से हमारी बात हम सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप भी अब जब भी लिखें या बोलें, देखो लिखने में तो विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ जब हम बोलते हैं तब भी हमें किस प्रकार से बोलना है यह भी समझ होनी आवश्यक है। तो दोनों जगह पर इस प्रकार के विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। कुछ विराम चिन्ह ऐसे हैं जो लिखने पर ही पता चलते हैं, जैसे कि कोष्ठक, है ना, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्हों की सहायता से हम हमारी अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।